हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम टू टुडेस बायोलॉजी क्लास। तो प्रीवियस क्लास में हमने डिस्कस किया था अबाउट द डिफरेंट रेस्पिरेटरी वॉल्यूम्स एंड वी हैव सीन कि हाउ डू यू कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ एयर गेटिंग इनटू योर लंग्स और कमिंग आउट ऑफ योर लंग्स ड्यूरिंग रेस्पिरेशन। और जब हम लोग सांस लेते हैं, सांस छोड़ते हैं, तो कितना एयर रहता है लंग्स में, कितना हम लोग ले सकते हैं सांस, हम लोग कितना वॉल्यूम ऑफ एयर रिलीज कर सकते हैं, टोटल लंग का कितना कैपेसिटी होता है। ऑल दिस थिंग्स वी हैव ऑलरेडी डिस्कस इन द प्रीवियस क्लास। Now let us move on to the next topic of discussion. This is very important, students. The next topic that we'll be discussing today is exchange of gases. Now basically respiration का जो topic हमने discuss किया था उसमें second step जो है after breathing, that is exchange of gases. That means जो आप सांस लेते हो oxygen that is coming into your body और जो आप सांस छोड़ते हो carbon dioxide, they are exchanged between the lungs and the blood and the tissues. तो यहाँ पे एक्सचेंज होता है लंग्स और ब्लड में, फिर ब्लड और टिश्यू में। तो ये मैकेनिज्म अभी हम समझेंगे थ्रू एक्सचेंज ऑफ गैसेस। सो लेट अस बिगिन। तो एल्वियोली ये प्राइमरी साइट होते हैं एक्सचेंज ऑफ गैसेस के। यहाँ पे आपका एक्सचेंज ऑफ गैस स्टार्ट होता है। बेसिकली ऑक्सीजन इज एक्सचेंज्ड फ्रॉम द एयर दैट यू ब्रीथ इन। ऑक्सीजन विल कम इनटू your blood vessels, and the carbon dioxide which is present in the deoxygenated blood by simple diffusion will move into the alveoli which will be released out। और ये बेसिकली होता है आपके प्रेशर या फिर कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट के चलते। इट ऑकर्स ड्यू टू प्रेशर और कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट। ओके, so major part of the exchange of gases is because of the pressure, specifically partial pressure। अब partial pressure क्या होता है? Partial pressure is the pressure exerted by a particular gas in a mixture of gases on the walls of the alveoli। तो प्रेशर कंट्रीब्यूटेड बाय एन इंडिविजुअल गैस इन ए मिक्सचर ऑफ गैसेस, उसको हम लोग बोलते हैं पार्शियल प्रेशर। लाइक अभी एयर में आप लोग कैलकुलेट करना चाहेंगे ऑक्सीजन का कितना पार्शियल प्रेशर है, दैट विल बी रिप्रेजेंटेड बाय PO2। कार्बन डाइऑक्साइड का कितना पार्शियल प्रेशर है, दैट विल बी रिप्रेजेंटेड बाय PCO2। हाइड्रोजन का कितना है, PH2, सो ऑन। तो एक सिंगल गैस विद इन ए मिक्सचर ऑफ गैसेस कितना अमाउंट ऑफ प्रेशर एग्जर्ट कर सकता है। लाइक टेक द एग्जांपल, अगर हम लोग ऑक्सीजन लेते हैं तो 20 to 21% ऑक्सीजन आपका रहता है इन एटमॉस्फेयर, राइट। तो ये जो 20 to 21% ऑक्सीजन है, टोटल गैस जितना प्रेशर एग्जर्ट करता है, उनमें से ये 20-21% का ऑक्सीजन कितना अमाउंट ऑफ प्रेशर एग्जर्ट कर रहा है, उसको हम लोग बोलते हैं पार्शियल प्रेशर। सो ये पार्शियल प्रेशर बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है इन एक्सचेंज ऑफ गैसेस। Now, as the solubility of CO2 is 20 to 25 times higher than that of O2, the amount of CO2 that can diffuse through the diffusion membrane per unit difference in partial pressure is much higher as compared to O2। तो यहाँ पे आप देखोगे कि कार्बन डाइऑक्साइड का सॉल्युबिलिटी कोफिशिएंट बहुत ज़्यादा होता है, 20 to 25 टाइम्स होता है देन ऑक्सीजन। एज ए रिजल्ट, जब ये एक्सचेंजेस होते हैं, जब ये डिफ्यूजन का बात हम लोग कर रहे हैं, तो आप देखोगे कि कार्बन डाइऑक्साइड का डिफ्यूज करने का रेट बहुत ज़्यादा होगा एज कंपेयर टू ऑक्सीजन। नाउ द डिफ्यूजन ऑफ मेम्ब्रेन इज मेड अप ऑफ 3 लेयर्स। ये जो डिफ्यूजिंग मेम्ब्रेन हम लोग बोल रहे हैं, मतलब जिस लेयर से, जिस मेम्ब्रेन से एक्चुअली डिफ्यूजन होता है, वो 3 अलग अलग लेयर से बना होता है ना। दीज आर द 3 लेयर्स दैट इज ऑन योर स्क्रीन राइट नाउ। द थिन स्क्वामस एपिथेलियम ऑफ द एल्वियोली। तो जब ऑक्सीजन डिफ्यूज कर रहा है तो उसको क्या क्या क्रॉस करना पड़ेगा? पहले वो क्रॉस करेगा आपका स्क्वामस एपिथेलियम ऑफ एल्वियोली विच इज अ वेरी थिन मेम्ब्रेन एक्चुअली। उसके बाद वो क्रॉस करेगा आपका द एंडोथेलियम ऑफ एल्वियोलर कैपिलरीज। तो एल्वियोली के चारों तरफ जो कैपिलरीज होते हैं, ब्लड वेसल्स होते हैं, उनका जो एंडोथेलियम लेयर है उसको क्रॉस करेगा। और इन दोनों के बीच में एक बेसमेंट सब्सटेंस होता है बिटवीन द कैपिलरीज एंड द एल्वियोली। तो ये उसको भी क्रॉस करता है। तो जब भी कोई गैस ट्रांसफर होता है फ्रॉम द एल्वियोली टू द ब्लड और फ्रॉम द ब्लड टू द एल्वियोली, 3 लेयर क्रॉस करेगा। The boundary or the wall of capillaries, which is endothelium, and the wall of alveoli, which is also epithelium, squamous epithelium, and the basement membrane in between or the basement substance in between। तो 3 चीजों को इसको क्रॉस करके डिफ्यूज करना रहता है, that is how it diffuses। now let us see कि ये जो partial pressure है वो डिफ्यूजन में कैसे काम आता है। okay, so we'll move on to the next slide। ना ये वाला डायग्राम आपके बुक में भी दिया हुआ है, स्टूडेंट्स यू कैन गो थ्रू विथ इट। तो अब देखते हैं कि कैसे ऑक्सीजन डिफ्यूज करता है एल्वियोली से लंग्स में, और कैसे फिर एल्वियोली को कार्बन डाइऑक्साइड डोनेट करता है
आपका ब्लड वेसल, deoxygenated blood vessel. So let us see what the partial pressures are in the different parts of the body and how diffusion takes place. Now एक चीज आप यहाँ पे मार्क करो, हम लोग ये पॉइंट से स्टार्ट करते हैं, deoxygenated blood. Now when the deoxygenated blood reaches the alveoli, when you are inspiring air, the PO2 in the inspired air is 400 mm of Hg. mm of Hg means mm of mercury, the rise in mercury. तो हम लोग उसको काउंट कर सकते हैं, that is around 104 mm of Hg. Now the deoxygenated blood which is coming into the alveoli from different body parts, that is having PO2 of around 400 mm of Hg. तो यहाँ पे आप देख सकते हो टिश्यू से जो डीऑक्सीनेटेड ब्लड या फिर कार्बन डाइऑक्साइड जो निकलता है, वो डीऑक्सीनेटेड ब्लड ऊपर जाता है हार्ट में, फर्स्ट इनटू द राइट atrium, then from the right atrium it moves to the right ventricle. Now from the right ventricle this will go into the lungs. ये डीऑक्सीनेटेड ब्लड है, मतलब जिसमें ऑक्सीजन नहीं है, कार्बन डाइऑक्साइड है. तो यहाँ पे आप देखो कि ये डीऑक्सीनेटेड ब्लड में PO2 40 mm ऑफ Hg है, लेकिन जब आप सांस लेते हो तो आपके एल्वियोली में PO2 हो जाता है 104. तो PO2 in alveoli is 104, PO2 in deoxygenated blood is 40. So as because there is a difference, oxygen will move into the blood because pressure ज्यादा है alveoli में और pressure कम है आपके deoxygenated blood में. Now that will move into this. So this or deoxygenated blood which is actually deficient of oxygen after receiving oxygen becomes oxygenated. तो यहाँ पे इसको पिंक कलर में दिखाया गया है ब्लड वेसल को, बिकॉज नाउ इट इज रिच इन ऑक्सीजन. ठीक है, तो अभी जो ऑक्सीजन एब्जॉर्ब किया ये ब्लड वेसल, इसका PO2 लेवल हो गया 95 mm of Hg. ठीक है, आफ्टर एब्जॉर्बिंग ऑक्सीजन द ऑक्सीजनेटेड ब्लड हैज ए PO2 ऑफ 95 mm of Hg. ठीक है, now that blood from the pulmonary vein will come into the left atrium. From the left atrium of the heart it will move into the left ventricle during the heartbeat or during the contraction of the atrium. Now when the ventricles contract, this oxygenated blood will move into the body, specifically into the cells and tissues. तो जब ये oxygenated blood cells या tissue पे आता है तो इसका आपका जो PO2 लेवल है वो 95 mm ऑफ Hg हो गया, बिकॉज अभी वो एल्वियोली से ऑक्सीजन रिसीव किया है. ठीक है, लेकिन इसमें कार्बन डाइऑक्साइड ज्यादा नहीं होता, तो कार्बन डाइऑक्साइड PCO2 का लेवल होता है जस्ट 40 mm ऑफ Hg. तो ये ऑक्सीजन क्या करेगा, इट विल डोनेट दिस ऑक्सीजन टू द टिश्यूज, बिकॉज टिश्यू में ऑक्सीजन लेवल कम होता है. ऑक्सीजन लेवल एट द टिश्यूज, द PO2 इन द टिश्यूज इज वेरी लेस, बिकॉज जो भी ऑक्सीजन टिश्यू में आता है, टिश्यू उस ऑक्सीजन को यूज करके अपना फूड ब्रेक डाउन करता है एनर्जी प्रोडक्शन के लिए, तो ऑक्सीजन उसमें रहता नहीं है, ऑक्सीजन डेफिशिएंट होता है. So here there will be deficiency of oxygen in the tissue because it has utilized all the oxygen in its respiration process. So this 95 mm of Hg having PO2 in the oxygenated blood will now pass the oxygen into the tissues. At the same time, after the cellular respiration, जो CO2 produce होता है, the CO2 which is produced in the cells and tissues after the cellular respiration, what it does कि ये यहाँ पे PCO2 का लेवल ज्यादा होगा. अब PCO2 ऑक्सीजनेटेड ब्लड में कितना था, 40 mm of Hg, यहाँ पे अराउंड 45 mm of Hg रहता है. Now what it will do is, because there is a difference 45 mm of Hg in the tissues, this will pass the carbon dioxide into the oxygenated blood. Now you'll find कि ये जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड 95 mm of Hg था, ऑक्सीजन सब डोनेट करने के बाद इसका PO2 लेवल हो जाएगा 40 mm of Hg. और ये जो PCO2 ऑक्सीजनेटेड ब्लड में 40 mm of Hg था, वो और कार्बन डाइऑक्साइड एब्जॉर्ब करेगा, अब डीऑक्सीनेटेड बन जाएगा और इसका PCO2 लेवल बन जाएगा 45 mm of Hg. Now when the blood, this deoxygenated blood will be passed to the heart and from the heart it reaches the lungs. अब लंग्स में जैसे ही पहुंचेगा एल्वियोली में, फिर से आपने सांस लिया तो आपका 104 mm of Hg का PO2 होगा, लेकिन अब PCO2 का आप देखिए ना, ऑब्जर्व दिस PCO2. PCO2 was here 45 mm of Hg, करेक्ट. तो यहाँ पे आपका PCO2 लेवल है 45 mm of Hg in the deoxygenated blood. Now in the oxygenated blood or you can say oxygen rich blood of the alveoli, जब आपने सांस लिया, यहाँ पे PCO2 है 40 mm. So deoxygenated blood which is coming into the alveoli has PCO2 level of 45 mm of Hg और lungs में अभी है 40 mm of Hg. तो यहाँ पे फिर से डिफरेंस आ गया, तो ये जो 5 mm का डिफरेंस है, that will pass the CO2 into the alveoli.
ठीक है। तो सारा कार्बन डाइऑक्साइड एल्वियोली में चला जाएगा, फिर से फ्रेश ऑक्सीजन एब्जॉर्ब होगा इनटू द ब्लड वेसल और एंड विल मेक इट द ऑक्सीजनेटेड ब्लड ना। यहाँ पे एक क्वेश्चन आप लोग पूछ सकते हो स्टूडेंट्स, विच इज वेरी कॉमन। यहाँ पे देखो PO2 हो गया 104 mm of Hg और डीऑक्सीनेटेड ब्लड में PO2 था 40 mm of Hg, सो देयर इज अ वास्ट डिफरेंस, दैट इज द रीजन इजीली ऑक्सीजन एब्जॉर्ब हो जाता है। लेकिन कार्बन डाइऑक्साइड देखोगे तो डीऑक्सीनेटेड ब्लड में PCO2 है 55 mm of Hg और इंस्पायर्ड एयर में PCO2 है ओनली 40 mm of Hg। तो इनमें बहुत माइन्यूट डिफरेंस है, ज्यादा डिफरेंस है नहीं। वन इज 45 mm of Hg, द अदर इज 40 mm of Hg। तो फिर भी ये डिफ्यूज हो जाता है इजीली, क्यों? दिस पॉइंट वी हैव मेंशन्ड इन द प्रीवियस स्लाइड। The diffusion capacity of carbon dioxide is much higher than that of oxygen. That is the reason कि this is happening। ठीक है। तो P, ये जो कार्बन डाइऑक्साइड है, इसका डिफ्यूजन कैपेसिटी बहुत ज्यादा होता है, 20 to 25 टाइम्स हायर देन दैट ऑफ ऑक्सीजन। एंड दिस इज हाउ द डिफ्यूजन ऑफ गैसेस टेक्स प्लेस इन ह्यूमन बॉडी। ओके स्टूडेंट्स, जो जस्ट गो थ्रू दिस डायग्राम एंड अंडरस्टैंड कहाँ पे PO2 कितना होता है, PCO2 कहाँ पे कितना होता है, और ये जब डिफरेंस आ जाता है PO2 PCO2 में तो डिफ्यूजन ऑफ गैसेस टेक प्लेस। ठीक है। Now once these gases come into the blood, ये कैसे ट्रांसपोर्ट होते हैं, that we'll discuss in the next class, and that topic will be transport of gases. So let's wind up. Thank you everyone.